डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। आशा है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। परीक्षा बहुत निकट आ चुकी है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। हमारी जो समाधान एक श्रृंखला है कलाम एकेडमी की, उसके तहत हम आज पुनः कुछ हमारे जो माइनर टेस्ट हुए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। जो हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्होंने हमें फीडबैक जो भेजा है, उस फीडबैक के तहत जो क्वेश्चन आए उनमें से जो हमारा माइनर टेस्ट 4 था उसमें एक प्रश्न अरविंद घोष के ऊपर प्रश्न आया था। हमें सबको पता है कि अरविंद घोष हमारे इंडियन फिलोसफर थे, राष्ट्रवादी मूल्यों की बात करते हैं और इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, अरविंद घोष के अनुसार राष्ट्रवाद मूलतः एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है। अरविंद घोष का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है वो केवल राजनीतिक नहीं है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्र में है। ठीक है ना? तो इसलिए राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, इसका मतलब ये कथन सही है। दूसरी बात, भारतीय राष्ट्र को एक जीवित शक्ति माना है, न कि मात्र भौगोलिक इकाई। मां भारती को उन्होंने एक जीवित व्यक्ति की इकाई के रूप में डिफाइन किया है, यह कथन भी सही है। वे मानते थे कि राष्ट्रवाद का अंतिम लक्ष्य विश्व राज्य की स्थापना है जिसमें राष्ट्रों की पूर्ण समाप्ति हो जाएगी। देखिए, आप विश्व राज्य की बात तो करते हैं, महामानव की बात तो करते हैं, लेकिन जिसमें राष्ट्रों की पूर्ण समाप्ति की बात नहीं करते हैं। कहीं पर भी अरविंद घोष ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि एक दिन सारे राष्ट्र खत्म हो जाएंगे और पूरी दुनिया एक ग्लोबल स्टेट बन जाएगी। ऐसा कथन कहीं पर भी अरविंद घोष के विचारों में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये 3 नंबर वाला कथन गलत है। चौथा कथन क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें सनातन धर्म में निहित है। बिल्कुल सनातन धर्म के साथ में भारतीय राष्ट्रवाद को जोड़ते हैं अरविंद घोष। तो इसमें कथन 1, 2 और 4 सही है। 3 नंबर वाला कथन गलत है, क्योंकि ये विश्व राज्य के साथ में जो सोवरेन स्टेट है उसको खत्म करना चाहने की बात लिखते हैं, जबकि अरविंद घोष राष्ट्रों के अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं। तो 1, 2, 4 नंबर 1 में सही है, तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा 1, 2, 4। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये डॉक्टर अंबेडकर के मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा गया है। एक इंडियन विधि विशेषज्ञ हैं, दूसरे मार्क्सिस्ट थॉट के बारे में। क्या है कि मार्क्सवाद के कौन से सिद्धांत को डॉक्टर अंबेडकर ने तात्कालिक लेकिन अस्थायी समाधान माना है? यानी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मार्क्स के कौन से विचार को तात्कालिक और अस्थायी समाधान के रूप में डिफाइन किया है? देखिए, मार्क्स निजी संपत्ति का उन्मूलन करना चाहते थे। मार्क्स सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, क्योंकि हमने पढ़ा था मार्क्सिस्ट थॉट के अंदर कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है उसमें जो समाज की 6 अवस्थाएं हैं, आदिम साम्यवाद है, दास और स्वामी वर्ग है, फिर किसान और सामंती है, फिर श्रमिक और पूंजीपति है, उसके बाद में क्रांति होगी। क्रांति के तुरंत बाद में जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आएगी उसको वे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कहता है। वर्ग संघर्ष और केंद्रीकृत योजना। देखिए, आप प्रश्न को दोबारा देखिए, तात्कालिक लेकिन अस्थायी समाधान। देखिए, मार्क्स के चिंतन में जो अंतिम अवस्था थी वो साम्यवाद थी, जिसमें सब बराबर हो जाएंगे, स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना हो जाएगी। लेकिन अंबेडकर साहब ये कहते हैं कि ये जो सर्वहारा वर्ग की तानाशाही यानी क्रांति के बाद का जो एक समय आएगा वो बेसिकली उस तात्कालिक स्थिति के आधार पर अस्थायी समाधान है, पूर्ण समाधान नहीं है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। क्योंकि तानाशाही अंबेडकर के थॉट में लोकतंत्र, संविधान, इक्वलिटी, इनकी बात की जाती है, इसलिए इसको एक टेम्परेरी और तात्कालिक समाधान के रूप में डिफाइन किया है। तो इसमें उत्तर आएगा 2। ये सारे विचार मार्क्सिस्ट थॉट से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को इसने तात्कालिक लेकिन अस्थायी समाधान माना था। यह मिलान करना है इस क्वेश्चंस में, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। देखिए आप,
ये रोचेस्टर स्कूल है यूके के, इसमें सकारात्मक राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर बल दिया गया है। येल विश्वविद्यालय है, उस येल विश्वविद्यालय के अंदर बहुलवादी विचार की बात की गई है। आप सबको पता है बहुलवाद क्या है। जब हम सोवरेंटी की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, तो इसके दो विचार आते हैं, एकलवाद और बहुलवाद। एकलवाद कहता है कि राज्य सुप्रीम है, स्टेट इज सुप्रीम, और कानून वही है जो संप्रभु कहता है। संप्रभु का आदेशी कानून है। ऑस्टिन इस बात की बात बल देते हैं, और ऑस्टिन सबसे बड़े एकलवादी विद्वान थे। बहुलवादी एकलवाद के विरोध के रूप में आए थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम ओवी के गियर का है, जिन्होंने सबसे पहली बार इसकी बात की थी। बहुलवादी ये कहते हैं कि केवल राज्य नहीं है, राज्य के इतर और भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति के विकास और समाज के विकास में बड़ा रोल करती हैं, जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन, एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी। ये सारी चीजें भी उतना ही रोल अदा करती हैं जितना स्टेट अदा करता है। ऐसे विचार को बहुलवादी विचार कहते हैं। ये समाजशास्त्रियों की देन है। तो ये जो बहुलवादी अप्रोच है, ये येल विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। ठीक है। फिर मिशिगन संप्रदाय, मिशिगन संप्रदाय का संबंध जो मतदाता चयन सिद्धांत है उससे है, और कैम्ब्रिज संप्रदाय का संदर्भवाद से। तो इसमें ये जो आपस में मिलान करते हैं, तो ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। इसका मतलब इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुलवाद से ही जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बहुलवाद एकलवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी जो समाजशास्त्रियों की देन थी, और वो ये मानते थे कि राज्य सब कुछ नहीं है, राज्य समाज के अन्य अंगों की तरह एक अंग है, जिसमें लॉस्की है, मैकाइवर है, मैटलैंड है, ओवी के गियर्क है, जियन फिंजिश है। ऐसे कुछ विद्वान हैं जो बहुलवाद का बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं, और उसी से जुड़ा हुआ है 2 विद्वान हैं, ओवी के गियर्क और मैटलैंड, दोनों बहुलवादी विद्वान हैं। गियर्क को तो बहुलवाद का जनक भी माना जाता है। इनके जो विचारक हैं गियर्क और मैटलैंड, इनकी जो थीसिस है उसके संदर्भ में ये कथन पूछा गया है कि गियर्क और मैटलैंड की जो थीसिस है, यानी इन दोनों बहुलवादियों के जो विचार हैं उनके बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। पहला कथन क्या है? जर्मन विधिवेता ओटो वान गियर्क और ब्रिटिश विधि इतिहासकार एफ.डब्ल्यू. मैटलैंड ने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में राजनीतिक बहुलवाद को जो सैद्धांतिक आधार प्रदान किया उसे गियर्क मैटलैंड थीसिस कहते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि बहुलवादी ये मानते हैं कि समाज के अंदर केवल स्टेट और स्टेट से जुड़ी हुई संस्थाएं सब कुछ नहीं होती, इसका राजनीतिक रूप के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत जो रूप होता है उसको भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाएगा, और यह बात दोनों विद्वानों ने कही थी। गियर्क और मैटलैंड थीसिस में, यानी कथन सही है, गियर्क मैटलैंड थीसिस में समूह के यथार्थ व्यक्तित्व की संकल्पना को अपनाते हुए यह सिद्धांत निर्धारित किया गया है कि समूह और निगम वास्तविक और विधिक व्यक्तित्व रखते हैं। उनकी अनेक सदस्यों की चेतना और इच्छाओं को पृथक अपनी चेतना और इच्छाएं होती हैं। देखिए आप, ये यहां पर कहा गया कि जो समूह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, आगे जाकर के ग्रुप थ्योरी भी आई है। रॉबर्ट डहेल इस चीज थ्योरी को बहुत आगे जाकर के ले जाते हैं। ग्रुप थ्योरी ये कहती है कि समाज में जो अनेक समूह होते हैं, चाहे वो शैक्षणिक समूह होते हैं, वो चाहे धार्मिक समूह होते हैं, उनका भी एक विधिक मापदंड होता है, विधिक व्यक्तित्व होता है, और बहुलवादी उन विधिक व्यक्तित्वों को स्वीकार करते हैं, और गियर्क मैटलैंड भी उसको स्वीकार करते हैं। और यही बात इसमें की गई है कि इनका विधिक व्यक्तित्व होता है समूहों का, यह बात भी सही है। तीसरी बात, बार्कर पूरी तरह से नहीं किंतु मनोवैज्ञानिक, आचार संबंधी और विधिक आधार पर गियर्क मैटलैंड के विचारों को स्वीकार करते हैं।
गियर्क भी इस बात को स्वीकार करते हैं, बार्कर भी इस बात को स्वीकार करते हैं जो गियर्क और मैकलेन ने कही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं और तीनों ऑप्शन सही वाला ऑप्शन होगा नंबर 4, उपयुक्त सभी सही है। यानी गियर्क और मैटलैंड दोनों ये बात मानते हैं कि राज्य और उसकी सोवरेंटी, संप्रभुता ही सब कुछ नहीं है। राज्य एक अंग है, अन्य अंगों की तरह एक अंग है। उस राज्य के इतर भी बहुत सारे अंग हैं और वो एक स्वतंत्र समूह है, न केवल वैधानिक अस्तित्व रखता है बल्कि उसका समाज और राज्य की व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा योगदान होता है। यह बहुलवाद का बेसिक थॉट है। इसमें तीनों सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट, यह भी बहुलवादियों से जुड़ा हुआ है, सॉवरेंटी के टॉपिक से, क्योंकि सॉवरेंटी का टॉपिक हमारे इस पूरी थ्योरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सॉवरेंटी स्टेट से जुड़ा हुआ टॉपिक है और उसी के अंदर से ये बहुलवादियों का थॉट है। इसमें आप देखिए लॉस्की बहुत बड़ा बहुलवादी था। लॉस्की ब्रिटिश विद्वान बहुत बड़ा बहुलवादी था और इसने तो यहां तक कह दिया था बहुलवाद को परिभाषित करते समय कि राजनीति विज्ञान के लिए वो दिन सबसे अच्छा होगा जिस दिन संप्रभुता की अवधारणा को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाएगा। आप देखिए कितनी बड़ी आलोचना करता है सॉवरेंटी के थॉट की लॉस्की बहुलवाद का समर्थन करते समय। उसी में जैन फिंजिस भी शामिल है, मैकाइवर भी शामिल है, चैपमैन भी शामिल है, मैकलेवेन भी शामिल है। इस कोटेशन, इस क्वेश्चंस में क्या दिखाई देता है, देखिए आप एक एक कोटेशन को हम पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहली चीज तो यह ध्यान में रखना कि ये जिस सॉवरेंटी और जिस बहुलवाद की बात करते हैं क्या उससे जुड़े हुए तो हैं क्या ये विद्वान, जिन विद्वानों के हम नाम ले रहे हैं, लिखा हुआ है, वो क्या उस विषय से जुड़े हुए तो हैं क्या। देखिए आप मैकलेन क्या कहते हैं, संप्रभुता की बहुत ही कम राजनीतिक धारणाएं हैं जो पिछले 100 वर्षों में हमारे बीच इतनी अधिक वाद विवाद का विषय रही है। मैकलेवेन ये कह रहा है कि सॉवरेंटी से जुड़ी हुई जितनी आलोचनाएं आज देखने को मिलती उतनी कभी पहले दिखाई नहीं मिली। ये बात बिल्कुल सही है। जेएन फिंजिस एक विद्वान हुए हैं जिसको फिंगिस भी कहते हैं, वो कहते हैं कि संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत को एक आदरणीय अंधविश्वास मानते हैं, ठीक है ना, वल्नरेबल सुपरस्टिशन मानते हैं ये, और ये बात भी सही है। तीसरी बात, मैकाइवर के अनुसार असीमित संप्रभुता की धारणा एक खतरनाक झूठ है। असीमित संप्रभुता का मतलब एकलवाद। तो मैकाइवर बहुलवादी थे तो यह बात भी सही है, असीमित संप्रभुता की धारणा एक खतरनाक झूठ है। और चौथा है जॉन चिपमैन, वो कहते हैं कि समाज की वास्तविक शासक अदृश्य होते हैं। देखो दिखता राज्य, दिखता तो स्टेट है, लेकिन और जो नॉन स्टेट संस्थाएं हैं, परिवार है, जो काम परिवार कर सकता है वो राज्य नहीं कर सकता। बहुलवादी कहते हैं कि आप परिवार को इग्नोर कैसे कर सकते हो, बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हैं, अदृश्य संस्थाएं हैं, अदृश्य समूह हैं जो व्यक्ति के विकास में बड़ा रोल अदा करते हैं। तो जॉन चैपमैन, ये ग्रे का ये कोटेशन भी सही है। इसका मतलब इसमें 1 2 3 4 चारों सही हैं और चारों सही, ऑप्शन आएगा 1 नंबर। बहुलवादियों के ये चारों विचार सही हैं। नेक्स्ट, वापिस इंडियन थिंकर्स में से एक प्रश्न आया है, ये हमारे चौथी माइनर टेस्ट सीरीज का प्रश्न है। भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक दार्शनिक चिंतन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर के राजनीतिक विचारों के ऊपर यह कथन है। पहली बात क्या कह रहे हैं, अंबेडकर ने उदारवादी संवैधानिकतावाद को स्वीकार करते हुए भी यह स्पष्ट किया कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 सिद्धांतों पर आधारित है व्यवहारिक रूप से समाज में स्थापित न हो जाए। देखिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि डेमोक्रेसी का मतलब केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अलावा आपको सोशल डेमोक्रेसी भी लानी पड़ेगी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी लानी पड़ेगी। और इसलिए उनका यह कोटेशन बड़ा चर्चित कोटेशन रहा है कि 26 जनवरी 1950 को दिन बड़ा विरोधाभासी दिन होगा, जिस दिन हम राजनीतिक रूप से तो लोकतांत्रिक बन जाएंगे लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हम लोकतांत्रिक नहीं होंगे।
यानी वो ये चाहते थे कि केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं आनी चाहिए बल्कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी भी आनी चाहिए। और इस कोटेशन में यही बात की गई है कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बल्कि सामाजिक लोकतंत्र भी आना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और ब्रदरहुड की बात भी आनी चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर का यह कोटेशन पूर्णतः सत्य है। दूसरी बात, उन्होंने जाति का उन्मूलन यह तर्क दिया कि हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किए बिना जाति व्यवस्था का विध्वंस संभव है। देखिए आप, क्योंकि जाति मुख्यतः आर्थिक वर्ग विभाजन का परिणाम है। आप सबको पता है डॉक्टर अंबेडकर साहब जाति व्यवस्था के बहुत बड़े विरोधी थे और इसीलिए उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। इस कोटेशन में क्या कह रहे हैं, ये कोटेशन क्या कह रहा है, देखिए आप, जाति का उन्मूलन हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किए बिना जाति व्यवस्था का विध्वंस संभव है। आप देखिए, यानी वो हिंदूवादी ये जो धर्म ग्रंथ हैं, जो जाति व्यवस्था के कुछ अंबेडकर के अनुसार मनुस्मृति में जातिवादी मॉडल दिया गया है, उन प्रामाणिकता को अस्वीकार किए बिना जाति व्यवस्था का विध्वंस संभव है। वो ये कहते थे कि इनके बिना, इनका विध्वंस किए बिना जाति व्यवस्था का विध्वंस नहीं हो सकता। इसलिए हमें इन चीजों को, इन हिंदू धर्म ग्रंथों को बदलना पड़ेगा, तभी यह सारा संभव हो पाएगा। तो इसलिए ये जो नंबर 2 का कोटेशन है ये गलत है अंबेडकर साहब की दृष्टि से। तीसरा, संविधान सभा में उन्होंने संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को केवल शासकों पर लागू किया, न कि नागरिक समाज या राजनीतिक दलों पर। ठीक है ना, शासकों पर लागू किया, ठीक है, न कि नागरिक समाज। देखिए आप, यहां पर संवैधानिक नैतिकता केवल शासकों पर कैसे संभव होगी, ये तो नागरिकों पर भी लागू होगी। तो यहां पर यह बात उल्टी लिख दी कि शासकों पर ही लागू होगी, न कि नागरिक समाज पर और राजनीतिक दलों पर। यानी राजनीतिक दल तो चाहे जैसे करेंगे, उनके ऊपर कोई एथिक्स लागू नहीं होगी। यह बात गलत हो गई, ठीक है ना। और अंबेडकर के अनुसार राज्य समाज का नैतिक पुनर्गठन कर सकता है, इसलिए उन्होंने मौलिक अधिकारों के साथ साथ सकारात्मक भेदभाव यानी सामाजिक न्याय के औजार के रूप में भी आवश्यक माना था। यानी आरक्षण की बात की थी, सोशल जस्टिस की बात भी की थी, मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो समाज का कमजोर और डिप्राइव्ड और उपासित वर्ग है उसको ऊपर लाने के लिए सोशल जस्टिस की थ्योरी भी दी थी। तो इसमें इनका जो विकल्प, सही विकल्प है वो 1 और 4 सही है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तथ्यात्मक प्रश्न है। हमारी पूरी एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जिसको हम अवधारणात्मक कह देते हैं, और दूसरा होता है तथ्यात्मक प्रश्न। तथ्यात्मक में फैक्ट होता है, जो याद होगा तो ही सही होगा। आप देखिए आर्टिकल 134 कै, आर्टिकल 134 का संबंध हमारी जुडिशियल सिस्टम से है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के मॉडल से है, ठीक है ना। हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को लेकर के, और इसमें ये इन्होंने ये पूछा है कि 134 कै का किस संविधान संशोधन से अंत स्थापित किया गया था। आप देखिए, सीधी सी बात है इसमें कि इसमें कितना बड़ा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। 44वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन में से प्रश्न पूछा है, और 42वां संविधान संशोधन है, उसकी धारा 23 और उसकी धारा 17, और 44वें की धारा 19 और धारा 20। इसका मतलब यह है कि जब तक ये डाटा, ये तथ्य पूरी तरह से याद नहीं होगा, ये प्रश्न सही नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों के ऊपर तीर मारना, तुक्का मारना आसान नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, पूरी तरह से याद है तो ही करना है, नहीं तो आप, क्योंकि आप आसपास भी नहीं जा पाओगे। और इसका संबंध यहां पर 44वें संविधान संशोधन के अधिनियम की धारा 20 के तहत ये आर्टिकल जोड़ा गया था, ठीक है। क्वाड, देखो क्वाड क्या है। क्वाड चीन का जो साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर है, जिसमें अमेरिका, चाइना बहुत ज्यादा अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, काल्पनिक टापू बना रहा है, जापान के शिनकाओ द्वीप पर कब्जा कर लिया है, और ये जो ब्लू इकोनॉमी है, समुद्री अर्थव्यवस्था है, इसके ऊपर चीन अपना आधिपत्य जमाना चाहता है, और उसी के तहत वो साउथ चाइना सी के अंदर
अपना प्रचार कर रहा है, अपना प्रसार कर रहा है। आप देखेंगे कि ये जो चाइना का इलाका है, इसके इधर वाला जो इलाका है, इसको हम बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। इस इलाके में चीन अपना बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ा रहा है, और इस प्रभाव के कारण से 4 देश, अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों ने मिलकर के क्वाड्रिलेटरल डायलॉग पार्टनरशिप को लेकर के एक संगठन बनाया है। उस संगठन को कहते हैं क्वाड। यानी चीन के विरुद्ध में, चीन की साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध में एक इनफॉर्मल संगठन बनाया है, उसको कहते हैं क्वाड। और उसी पर यह प्रश्न है, देखते हैं कि क्या प्रश्न है। क्वाड ने भारत की सक्रिय भागीदारी को निम्न में से किस अवधारणा को समकालीन अभिव्यक्ति कहा जा सकता है? यानी देखिए आप, भारत क्वाड का मेंबर है और क्वाड चीन की साम्राज्यवादी नीति का विरोध करता है। दूसरी तरफ हम संघाई सहयोग संगठन के भी सदस्य हैं, जो अमेरिका के विरुद्ध में चीन ने बनाया, एक एशियाई नाटो है। इसके बारे में यह पूछ रहा है कि भारत इसमें भागीदारी हो रहा है तो कौन सा कॉन्सेप्ट सामने आता है? कौन सा कॉन्सेप्ट सामने आता है? देखिए आप, औपचारिक सैन्य संगठन। क्वाड कोई औपचारिक संगठन नहीं है। औपचारिक संगठन कौन सा होता है? जिसका अपना एक ऑफिस हो, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, चार्टर हो, उसका एक अध्यक्ष हो, उसका एक निश्चित समय पर मीटिंग होती हो। तो क्वाड औपचारिक नहीं है और ना ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। देख, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, देखिए सामूहिक सुरक्षा यूएनओ करता है और क्वाड कोई यूएनओ जैसी संस्था नहीं है। सामूहिक सुरक्षा यूएनओ करता है, लीग ऑफ नेशन करता था, तो ये सामूहिक सुरक्षा वाली संस्था भी नहीं है और इनफॉर्मल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। तीसरा आता है लचीला रणनीतिक संतुलन। देखिए आप, मैंने अभी बताया, ये स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या करता है कि चीन के प्रभाव को रोकना चाहता है। तो इसमें उत्तर 3 आएगा, क्योंकि उत्तर औपनिवेशिक प्रतिरोध उपनिवेशवाद के बाद प्रतिरोध करने के लिए नहीं आया है, किसी उपनिवेशवाद का विरोध करने के लिए नहीं आया है, किसी नई न्यू कॉलोनियल मॉडल के अंदर नहीं आया है। ये बेसिकली कंटेम्परेरी है और पॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए एक 4 देशों का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्वाड। इसको चीन ने इसकी आलोचना करते हुए पहले समुद्री झाग कहा था कि समुद्री झाग हैं, आते हैं चले जाएंगे, लेकिन 2017 के बाद में यह संगठन बहुत ही प्रभावशाली हुआ है और भारत इसका एक सदस्य है। तो चीन को काउंटर करने के लिए यह संगठन क्वाड बनाया गया है। अब ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के ऊपर। हमने पिछली जो श्रृंखला थी उसी के अंदर भी वैश्वीकरण के ऊपर 2 प्रश्न शामिल किए थे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इसमें सबसे चर्चित टॉपिक्स में से है। देखिए आप, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में नहीं आएगा तो ये प्रश्न सही नहीं होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया स्टेट की सॉवरेनिटी कमजोर हुई है, और इस प्रश्न में यही चीज डालने की कोशिश की है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट जो स्टेट का मॉडल है, स्टेट की सॉवरेनिटी है, स्टेट की पावर है, उस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए आप, पहला क्या है, तथ्य सही पूछा है। कौन सा? वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की प्रकृति में आए चेंजेस के बारे में, जो परिवर्तन आए हैं उस परिवर्तन के बारे में कौन सा तथ्य सही है। देखिए आप, सबसे पहला तो ऑप्शन डाला है गैर राज्य अभिकर्ता का प्रभाव बढ़ा है, नॉन स्टेट एक्टर का प्रभाव बढ़ा है। नॉन स्टेट एक्टर कहते किसको? देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने अभी प्लूरलिज्म की बात की, बहुलवाद की बात की, वैसे ही राज्य के अलावा बाजार, अन्य संस्थाएं, एनजीओ, परिवार, शिक्षण संस्थाएं, ये जो निजी मार्केट बेस्ड सोसाइटी बनी है उसमें गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका बढ़ी है, और आज स्टेट का कंट्रोल धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के कारण से हटता जा रहा है और बाजारवादी शक्तियों के पास में चीजें जा रही हैं। दूसरा ऑप्शन भी इसी से जुड़ा हुआ है, बाजार राज्य द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन कर रहा है, यानी बाजार है वो सोसाइटी में चेंजेस ला रहा है और इकोनॉमिक मॉडल में चेंजेस ला रहा है। ये भी चेंज सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है।
तीसरा है अधिप्रादेशिकता की अवधारणा को गति मिली है। यानी अधिप्रादेशिकता का मतलब ये है कि रीजनलिज्म, जो क्षेत्रीय संगठन बन रहे हैं, क्षेत्रीय इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, आसियान बना, सार्क बना, ईयू बना, G7 बना, ये जो इस प्रकार की रीजनलिटी का संगठन के रूप में सामने आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट भी, इसको भी गति मिली है, तो सी भी सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है, वैश्वीकरण ने राज्य की आर्थिक अभिनेता की स्थिति को कमजोर कर दिया है। बिल्कुल, अब सारी स्थितियां बाजार के हवाले चले गई है, राज्य के नियंत्रण से घटती जा रही हैं। तो इसका मतलब इसमें चारों सही हैं, और चारों सही ए ऑप्शन में है, ए, बी, सी और डी। देखिए आप, चारों ऑप्शन कैसे सही हुए। नॉन स्टेट एक्टर की भूमिका बढ़ी है, गैर राज्य अभिकर्ता बढ़े हैं, निजीकरण बढ़ा है, बाजार बढ़ा है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बढ़े हैं, और सबसे चौथी बात है आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका कमजोर हुई है। तो चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ये बड़ा चर्चित है। अभी पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, और युद्ध आजकल बाई एयर हो गए हैं, हवाई युद्ध हो गए हैं, और हवाई युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है एयर डिफेंस की। और एयर डिफेंस से जुड़ा हुआ ये एक करंट का क्वेश्चन है। भारत को एक टेक्नोलॉजी मिली है S-400, जिससे भारत एयर डिफेंस करता है। ये ऑपरेशन सिंदूर में भी चर्चा में रहा। भारत रूस संबंधों के संदर्भ में वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद निम्नलिखित में से किस सैद्धांतिक व्यवस्था को सर्वाधिक पुष्ट करती है। देखिए आप, इसमें यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज, विशेष तौर से अमेरिका ने भारत के ऊपर यह प्रतिबंध लगाया कि भारत S-400 टेक्नोलॉजी रशिया से नहीं लेगा, और प्रतिबंध के बावजूद ये हमें मिली। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि इससे कौन सी कॉन्सेप्ट निकल करके सामने आता है, कौन सी अवधारणा निकल करके सामने आती है। देखिए हम एक एक को पढ़ते हैं। पहली अवधारणा क्या है, उदार संस्थागतवाद की पारस्परिक निर्भरता की अवधारणा। यानी पारस्परिक निर्भरता, रूस से हम ये ले रहे हैं, और इसमें कह रहे हैं उदार संस्थागत, ठीक है ना, उदार संस्थागत की पारस्परिक निर्भरता की अवधारणा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मानवीय हस्तक्षेप का सिद्धांत। इसमें मानवीय हस्तक्षेप का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दूसरा आप देखिए, यहां पारस्परिक निर्भरता के लिए नहीं किया है, हम रूस पर निर्भर है, रूस हम पर निर्भर है। S-400 हमें रूस इसलिए नहीं दे रहा है कि रूस हम पर निर्भर है, तो इसलिए पारस्परिक निर्भरता की बात ही नहीं है। मानवीय हस्तक्षेप का सिद्धांत, इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि केवल एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप या व्यक्ति विशेष के संबंधों के आधार पर। तीसरी, नव मार्क्सवादी विश्व प्रणाली का विश्लेषण। मार्क्सिस्ट मॉडल धीरे धीरे दुनिया में कमजोर हो रहा है। नव मार्क्सिस्ट मॉडल आ रहा है हेबरबास जैसे लोगों के द्वारा, लेकिन एक संस्थागत रूप में, राष्ट्रीय रूप में मार्क्सवादी मॉडल एस्पेल हो रहा है। तो आज यदि आप S-400 ले रहे हो, तो नव मार्क्सवादी मॉडल के रूप में इसको कभी भी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि खुद रशिया का जो मार्क्सवादी मॉडल था वो ही स्पॉइल हो गया है। चौथा ऑप्शन क्या है, संरचनात्मक यथार्थवाद में राष्ट्र हितों की सर्वोच्चता। देखिए आप, जिस प्रकार से दुनिया की स्टेजेस बनती जा रही हैं, दुनिया का यथार्थवादी मॉडल बनता जा रहा है, स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, उसमें हर देश अपने नेशनल हितों की पूर्ति करता है, और हमें सुरक्षा के लिए S-400 चाहिए थे। तो बेसिकली चौथा जो ऑप्शन है कि इस समय जो दुनिया की बनावट बन रही है, हम जिस एंगल से रशिया के निकट गए हैं, उससे हमने अपने हितों की पूर्ति के लिए ये S-400 टेक्नोलॉजी ली है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही आएगा। ये प्रश्न पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय समझ से जुड़ा हुआ है, कंटेम्परेरी समझ से जुड़ा हुआ है। फिर एक नया प्रश्न है स्टेट के टॉपिक से कि राज्य के जो 4 अंग हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, सॉवरेंटी। सबसे पहले स्टेट को चाहिए जनसंख्या। बिना जनसंख्या के, पॉपुलेशन के, कोई भी देश नहीं हो सकता। उस जनसंख्या को रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार चाहिए, और सरकार को निर्णय लेने की छूट चाहिए। ये 4 चीजें चाहिए। अब इसमें से एक चीज भूभाग यानी जमीन,
इसके बारे में पूछा है कि कौन सा विद्वान है जो जमीन को, भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता, स्टेट के लिए जमीन को आवश्यक नहीं मानता। देखिए बेटा, चर्चित विषय है, जैसे आज खालिस्तान की बात चल रही है। खालिस्तान नाम भी है और एक अमेरिकन नागरिक भारतीय मूल का अब जगजीत सिंह अपने आप को खालिस्तान का राष्ट्रपति भी मानता है, लेकिन जमीन नहीं है। जमीन के बिना कोई देश बन ही नहीं सकता। इजराइल के पास 1948 से पहले जमीन नहीं थी तो इजराइल भी नहीं था, तो भूभाग के बिना तो राज्य बन ही नहीं सकता। लेकिन इनमें से एक विद्वान ऐसा है जो राज्य के लिए यह नहीं मानता आवश्यक, और वो है ब्लंट्सली। ठीक है ना, ब्लंट्सली राज्य के लिए जमीन को आवश्यक नहीं मानता है। डुग्वी, सीले, विलोबी तीनों मानते हैं। तो 2, 3, 4, 2, 3, 4, ठीक है, इसमें 2, 3, 4 मानते हैं और ब्लंट्सली नहीं मानता। तो इसमें क्या आ जाएगा, केवल 1, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 सही, तीसरे नंबर पे। तो ये सही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक संधि है वेस्टफीलिया संधि। वेस्टफीलिया संधि 1648 में हुई थी और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल साइंस के इतिहास में 1648 ये बड़ी इंटरेस्टिंग संधि रही है। कहते हैं कि इस संधि के बाद 1648 के बाद ही आज जो स्टेट का मॉडल है वो सामने आया था, सोवरेन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया था। इससे पहले स्टेट का जो मॉडल था वो रिलीजियस मॉडल था, धार्मिक मॉडल था, स्टेट के रूप में नहीं आया था। तो इस संधि के बारे में प्रश्न पूछा है। वर्तमान राज्य की अवधारणा वेस्टफीलिया संधि की इस संधि पर आधारित है कि दुनिया संप्रभु राज्यों से बनी है और संप्रभु राज्यों में बटी हुई है। देखिए आप, मैंने अभी बताया ये संधि 1648 में हुई थी और इसमें यही चीज निकल करके सामने आई थी कि दुनिया में स्टेट्स हैं, स्टेट की अपनी ज्योग्राफी है और अलग अलग स्टेटों से मिलकर के दुनिया बनी है। तो ये पहला कथन सही है। यह संधि निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित असीमवादी राज्य ने ले ली है। देखिए आप, मैंने आपको बताया कि इसी के बाद में सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया और यह निरंकुश संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित, यानी राज्य को ताकतवर बनाना चाहती है, राज्य को बलशाली बनाना चाहती है। यह बात भी सही है। इस संधि को बाह्य संप्रभुता की पहली सैद्धांतिक रूपरेखा के रूप में भी देखा जाता है। यानी बाह्य संप्रभुता के रूप में पहली बार किसी संधि ने इस परिभाषित किया तो वो इसी वेस्टफीलिया संधि ने किया था। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 और तीनों सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रूस संबंधों के बारे में प्रश्न है। आप सबको पता है कि भारत और रूस के संबंध बहुत गहरे हैं। रूस से पहले सोवियत रूस था। 1971 में 20 वर्ष की सामरिक संधि हमारे साथ रूस के साथ हुई थी। हम दोनों प्राकृतिक मित्र हैं। इसके ऊपर प्रश्न आया, सन 2000 में व्लादिमीर पुतिन व अटल बिहारी वाजपेयी ने डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सामरिक भागीदारी के ऊपर घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और दोनों देशों ने स्पष्ट किया था कि वे ग्लोबल बाजार तंत्र के नुमाइंदे ही नहीं बल्कि विकास और रक्षा के मूल्यों में भी साझेदारी देंगे। आपको मैं बता देता हूं कि पुतिन साहब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और दोनों के बीच में यह समझौता हुआ था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, सामरिक सहभागिता का, जिसमें रक्षा क्षेत्र में और बाजार क्षेत्र में सहभागिता को लेकर के, साझेदारी को लेकर के सहमति हुई थी। तो ये 1 नंबर वाला पॉइंट सही है। दूसरा, 1971 के समय भारत और सोवियत संघ के संबंधों में सहयोगात्मक अधिक थे। अब 2002 में दिल्ली घोषणा पत्र के बाद भारत रूस में संबंध रणनीतिक अधिक हो गए। देखिए आप, 71 में भारत और रूस के बीच में मैंने बताया सामरिक सहयोग संबंध संधि हुई थी। 2002 में दिल्ली घोषणा पत्र में भारत रूस के बीच में रणनीतिक हो। देखिए आप, शुरू में रूस हमारा सोवियत रूस हमारा सहयोग कर रहा था।
अब हमारे संबंध रणनीतिक ज्यादा हो गए हैं क्योंकि वैश्विक व्यवस्था बदल गई है। हम नॉन अलाइन का जो चोगा पहन रखा था वो कमजोर हो गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व व्यवस्था थी वो सिंगल पोलर बन गई थी। तो ये बात सही है कि उस समय रशिया हमारा सहयोग कर रहा था और अब जो रूस के साथ हमारे संबंध है वो डिप्लोमेटिक ज्यादा हो गए हैं, एक दूसरे के लेन देन पर ज्यादा, बाजार पर ज्यादा प्रभावी हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। 30 ऑप्शन में क्या कह रहा है, भारत के 60वें गणतंत्र दिवस समारोह 2008 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित हुए थे। देखिए पुतिन साहब भारत आते रहते हैं और जब बात आती है फैक्ट की तो यहां पर जैसे आजकल का ट्रेंड चल रहा है हमारे पॉलिटिकल साइंस में कि एक फैक्ट हल्का सा चेंज करता है, गलत करता है और विद्यार्थी से प्रश्न पूछ लेता है। तो यहां पर एग्जामिनर ने या पेपर सेटर ने गड़बड़ क्या की, इसको वर्ष को चेंज कर दिया। ये 60वां गणतंत्र दिवस 2007 में था न कि 2008 में, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन गलत हो गया। फर्स्ट एंड सेकंड सही है और फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन नंबर 3 में दिखाए गए हैं सही, इसलिए इसमें उत्तर आ जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ है, बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म सबको पता है कि हमारे यहां पर जो पॉलिटिकल साइंस का मॉडर्नाइजेशन चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले से ही इसकी प्रक्रिया चालू हो गई थी, जिसमें चार्ल्स मेरियम, आर्थर बेंटले, ठीक है ना, 1908 में ग्राहम वालास, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। आगे जाकर के 1945 में डेविड ईस्टन ने इसको संभाला और वहीं से एक प्रश्न पूछा गया है। डेविड ईस्टन कहते हैं कि हम वस्तुपरक एवं आगमनात्मक विधि से किसी वस्तु के क्यों को नहीं जान सकते। इस दृष्टि से व्यवहारवाद किसी प्रेक्षणीय अवलोकन गति के क्या है, कहां है, कैसे है, कब का यथावत निरूपण है। देखिए आप क्यों को नहीं जान सकते, इस दृष्टि से व्यवहारवाद किसी प्रेक्षणीय अवलोकन के क्या, कहां और कैसे, कब का यथावत निरूपण है। देखिए व्यवहारवाद तथ्यवाद की बात करता है, डाटावाद की बात करता है और इसी के संदर्भ में आप देखना रॉबर्ट डहेल के अनुसार व्यवहारवाद एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीति के अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों, दृष्टिकोणों के निकट संपर्क से लाना है, जो राजनीति विज्ञान के अनुभविक लक्ष्यों को और अधिक वैज्ञानिक बनाना है। इसमें ये जो लाइन है क्यों को नहीं जान सकते, इस दृष्टि से व्यवहारवाद प्रेक्षणीय अवलोकन गति की क्या और कहां, कैसे, कब का यथावत निरूपण है, ये लाइन गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो गलत है और 2 सही है। और 2 सही है इसका मतलब क्या होगा, उत्तर नंबर 2 आएगा, केवल 2 सही है। अब देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नाटो में से एक प्रश्न है। नाटो अब इस बार सिलेबस में जोड़ा है, पहली बार नाटो को जोड़ा है और इसलिए इसी को प्रश्न ध्यान में रखते हुए प्रश्न बनाया है। देखो सामूहिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा दो अलग अलग चीजें। सामूहिक रक्षा नाटो है वो सामूहिक रक्षा के लिए बना है और यूएनओ बना है वो सामूहिक सुरक्षा के लिए बना है। एक पराक्रमण सब पराक्रमण माना जाएगा, सारे मिलकर के दुनिया में ऐसा माहौल बनाएंगे कि युद्ध हो ही ना। थोड़ा सा माइनर फर्क है। सामूहिक रक्षा में राष्ट्र इसलिए इकट्ठे होते हैं कि उनकी सुरक्षा की जा सके, कोई उन पर आक्रमण ना करे, और आक्रमण करे तो सारे मिलकर के युद्ध लड़े। इसलिए नाटो तो पर्याय है सामूहिक रक्षा का और यूएनओ है सामूहिक सुरक्षा का। हालांकि सामूहिक सुरक्षा एक आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म मतलब यह निकला कि कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण होता है तो सुरक्षा खुद को ही करनी पड़ती है, ये केवल कल्पना है। इसलिए कहते हैं यूएनओ एक आदर्श है। इस प्रश्न को देखते हैं हम।
सामूहिक रक्षा का अर्थ है किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, बिल्कुल सही है। सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत यूएनओ से जुड़ा हुआ, यह बात भी सही है। नाटो का अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा के सिद्धांत का कानूनी आधार है। देखिए फैक्चुअल बात डाल दी है। नाटो का गठन वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के तहत किया गया। देखिए आप, यूएनओ की स्थापना हुई 1945 में और नाटो की स्थापना हुई 1949 में, 49 में। यूएनओ की स्थापना 1945 में, नाटो की स्थापना 1949 में। तो आप इसमें देखिए वैश्विक शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के तहत किया गया। यहां पर एक चीज बता देता हूं कि यूएनओ एक सामूहिक सुरक्षा का अप्रोच रखता है, जबकि नाटो सामूहिक रक्षा का। जब इसमें बहुत सारे देश हैं तो अमेरिका ने एक जैसे विचार रखने वाले राष्ट्रों का सैनिक संगठन बना लिया। तो यह बात सही है कि शांति के लिए यह सब बनाया है और शांति की बात यूएनओ करता है, हालांकि अप्रोच अलग अलग है दोनों का, इसलिए यह बात तो सही है। लेकिन यह जो बात है ना, नाटो का जो आर्टिकल 5 है, यह सामूहिक रक्षा के सिद्धांत को कानूनी आधार है, यह गलत बात है। तो इसमें 1, 2 और 4, 1, 2, 4 सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही आ जाएगा। देखो इंटरनेशनल में से माइनर नंबर 5 में से पहला प्रश्न फैक्चुअल प्रश्न है, सलमा डैम और डालेग्राम हाईवे किन दो देशों के बीच है? देखिए आप, भारत कजाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत मालदीव, भारत भूटान। देखिए आप इसको यूं देख लीजिए, ये यहां पर पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है, ठीक है। ईरान के समुद्री सीमा लगती है, पाकिस्तान के समुद्री सीमा लगती है, ये अफगानिस्तान है, ये भारत है। ईरान का एक बंदरगाह चाबहार, ईरान से अफगानिस्तान तक एक हाईवे। पहले हम अफगानिस्तान में कोई भी माल निर्यात करते थे तो वाया बागा बॉर्डर होकर के, इधर से अटारी बॉर्डर होकर करते थे। पाकिस्तान ने इस पर बहुत बार हस्तक्षेप किया, कई बार तो ट्रकों को, गाड़ियों को रोक लेते थे, सामान खराब हो जाता था। तो हमने क्या किया, ईरान से चाबहार का एक पोर्ट का कुछ हिस्सा हमने मेंटेनेंस किया और काम में लेना चालू किया, और उस चाबहार से लेकर के अफगानिस्तान में एक हाईवे बनाया है, उसको डालेग्राम हाईवे बोलते हैं। और ये हाईवे भारत ने बनाया, और आज जितना भी हम अफगानिस्तान को हर चीज का जो निर्यात करते हैं वो इसी से बेचते हैं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, सलमा डैम और डालेग्राम, सलमा डैम भी हमने क्या किया है कि अफगानिस्तान में एक डैम बनाया है, जिसको भारत अफगानिस्तान मैत्री डैम भी कहते हैं, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। भारत की फाइनेंशियल एड से ही हमने अफगानिस्तान में संसद भवन का निर्माण किया है। संसद भवन का नाम अटल ब्लॉक है, ठीक है ना। तो चाबहार बंदरगाह से जो हाईवे बनाया उसका डालेग्राम हाईवे नाम है। एक बहुत बड़ा बांध बनाया है, उसका नाम सलमा बांध है। तो ये दोनों जो संबंध है सलमा डैम और डालेग्राम का, ये भारत और अफगानिस्तान है। कजाकिस्तान नहीं है, मालदीव नहीं है, ठीक है ना, भारत भूटान नहीं है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भारत म्यांमार की एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। देखो मैं पहले इसको थोड़ा सा आपको बता दूं, पहले भी मैंने क्लास में बताया था। यदि आप इसको देखेंगे, ये म्यांमार है, म्यांमार, ये म्यांमार। यहां कलकत्ता बंदरगाह से एक म्यांमार तक एक परियोजना चलाई है, इसको कालादान
कालादान, करलादान नहीं, कालादान। कालादान नदी का नाम है, म्यांमार में एक नदी है उसका नाम कालादान। इसको कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं कि ये वेस्ट बंगाल से लेकर के म्यांमार के बीच पहले समुद्र में, फिर नदी में, फिर जमीन के ऊपर, इसलिए इसको मल्टीमोडल कहते हैं। एक योजना बनाई है, इसको हमारा जो पूर्वोत्तर राज्य है, यदि चीन इस चिकन नेक के ऊपर कभी कब्जा कर लेती है तो हमने एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढा है जो म्यांमार से जोड़ करके फिर हम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में एंट्री करते हैं। उस योजना को कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते हैं। उससे यह प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है? इस परियोजना के द्वारा भारत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढने का प्रयास कर रहा है। मैंने अभी बताया आपको कि यदि इधर से रास्ता बंद हो गया बाय द वे कभी युद्ध के दौरान, तो हम सीधा नॉर्थ ईस्ट में इस परियोजना होकर के जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देखना, कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन क्या है? कालादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट भारत म्यांमार के बीच एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना के द्वारा भारत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढ रहा है। कथन और कारण दोनों सत्य है, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ये दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या कर रहा है। उत्तर आएगा 1। नेक्स्ट, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स की रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखिए आप, सबसे पहली बात तो ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स क्या चीज है। मैंने आपको बताया था कि चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है और भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है तो इधर चीन ने क्या किया है? चीन का एक प्रांत है झिंजियांग, झिंजियांग, उसमें एक जगह है काशनार, काशनार, और ये पाकिस्तान है। तो यहां किश्नार से लेकर के एक सड़क बनाया है ग्वादर तक। ग्वादर बलूचिस्तान में एक जगह है, बंदरगाह बनाया है, ठीक है ना। ग्वादर से एक रोड बनाई है 4 लेन, इसको बोलते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सिपिक। और नीचे समुद्र में एक सिल्क रूट बनाया, रेशम मार्ग, जिसमें उसने म्यांमार से कुछ बंदरगाह लिए हैं, इधर बांग्लादेश से चटगांव में कुछ जगह ली है, फिर नीचे श्रीलंका में हबनटोटा लिया है, इधर पाकिस्तान में ग्वादर लिया है, मालदीव में 2 टापू लिए हैं। तो ये भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना। और ये जो जगह जगह पर इसने अपने जो बंदरगाह लिए हैं, अड्डे लिए हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। यानी भारत के चारों तरफ एक मोतियों की जो माला बनाई है, इस माला को स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहते हैं। उसके ऊपर ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या है ये क्षेत्र के विभिन्न देशों की सहमति से आर्थिक व सैन्य शक्ति केंद्रों की श्रृंखला करना है, ठीक है ना। भारत के चारों तरफ देशों की सहमति से आर्थिक और सैन्य शक्ति को बढ़ाने चीन का उद्देश्य है, बिल्कुल सही बात है। आसपास के सभी हवाई अड्डों व बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है कि चाइना हर बंदरगाह पर, हर हवाई अड्डे पर अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। विभिन्न जरूरतमंद देशों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने के लिए अनुकूलता कूटनीति व आर्थिक पैकेजों का संयोजन और सुरक्षित करने का प्रयास करता है। देखिए चीन जिन जिन देशों से बंदरगाह या कोई जमीन लेता है किसी लीज पर, पट्टे पर, तो पहले उनको लोन देता है, लोन के जाल में फंसाता है और फिर वो जमीन लेता है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। और इसका चौथा है चीन दक्षिणी चीन सागर में इसमें अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल, श्रीलंका में हबनटोटा लेना, मालदीव में लेना, ये सारा साउथ चाइना सी में प्रभाव बढ़ाने के लिए है। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी, और ए बी सी डी है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट देखिए, ये भारत श्रीलंका संबंधों से प्रश्न है। भारत श्रीलंका संबंधों में सबसे बड़ी समस्या क्या रही है कि दोनों भारत और श्रीलंका में
श्रीलंका, ये हमारा तमिलनाडु है, ये श्रीलंका का ऊपरी जो श्रीलंका है इसमें तमिल है, यहां पर हमारे तमिलनाडु में भी तमिल है। ये यहां पर सिंहल है, सिंहल बौद्ध धर्म को मानते हैं जबकि तमिल हिंदू धर्म को मानते हैं। श्रीलंका 1948 में ब्रिटिश उपनिवेश व्यवस्था से आजाद हुआ और भारत 1 साल पहले 1947 में आजाद हुआ। ये जो तमिल हैं इनको वहां की सरकारों ने, सिंहलियों ने अधिकार नहीं दिए, नागरिकता नहीं दी, राजनीतिक सहभागिता नहीं दी, तो वहां पर तमिल मूवमेंट चालू हो गया LTTE के द्वारा, और एक और संगठन था तुलफ, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम एंड तुलफ। इन दोनों संगठनों ने तमिल मूवमेंट चलाया और इस तमिल मूवमेंट को हल करने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच कुछ समझौते हुए, उससे जुड़े हुए वर्ष पूछे हैं। आप देखिए, नेहरू कोटेवाला, कोटेवाला श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, ये 1954 में। शास्त्री श्रीमाओ भंडारनायके 1964 में। आप समझ लीजिए शास्त्री जी प्रधानमंत्री कब थे? नेहरू जी के देहांत के बाद थे। राजीव जयवर्धने समझौता 1987, और कच्छ तीवु एक टापू था जिसको भारत ने श्रीलंका को दे दिया 1974 में। तो पहला नेहरू कोटेवाला समझौता में 2 आएगा, शास्त्री श्रीमाओ भंडारनायके श्रीलंका की राष्ट्रपति, 1964 राजीव जयवर्धने समझौता जिसको कोलंबो समझौता भी कहते हैं 1987, और कच्छ तीवु जो टापू था श्रीलंका को हमने दिया 1974। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन में देखिए आप, नेहरू कोटेवाला यानी ए में 2, बी में 1, ये आ जाएगा 4 नंबर। इस प्रकार से ये कुछ फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए प्रश्न थे। हम फिर श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, कुछ बच्चों की फिर क्यूरीज आई हैं। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हौसला बनाए रखिए, क्योंकि कई बार जीत बहुत निकट होती है लेकिन हमें पता नहीं होता कि जीत हमारे इतनी निकट है। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः मिलेंगे हम। थैंक यू।